वेलकम बैक टू द सेशन। जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको एनडीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लाऊंगा आपके सामने और आपको एक बेहतर प्लानिंग बताऊंगा। आपको भी उन क्वेश्चंस को देखकर एक बेहतर आइडिया लगेगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन है भी, किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हो भी। तो मैंने वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। कुछ क्वेश्चंस एनडीए के 2-4 सवाल आप कह सकते हो लास्ट ईयर के रखे हुए हैं, ताकि आपको पैटर्न साथ में दिखता रहे। 10 सालों की ये जो मेरी जर्नी है, जो एनालाइज किया है चीजों का मैंने, वो आपके सामने आज मैंने रिप्रेजेंट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सिलेबस पढ़ रखा है। बेटा अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है अभी तक, आप एकदम नए हो, तो हो सकता है इस सेशन में आपको उतना इंपॉर्टेंट ना दिखे, उतनी मजा आपको ना आए क्लासरूम में, क्योंकि मैं यहाँ एक एक सवाल सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल को मैं आपको बिना सॉल्व किए बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में जल्दी से कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप एकदम नए हो तो बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि पहले आपका बेस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि अभी मैं आपको 4 सवाल की ट्रिक्स दे दूंगा। जैसा YouTube पे आप पाओगे कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं कि एक चैप्टर उठाते हैं, 6 सवाल लाए, शॉर्टकट सीख के और वही सिखा दिए। तो ऐसा एनडीए में पेपर नहीं आता है, आपको पता है। एनडीए में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल बेस आजकल ज्यादा आने लगे, लेकिन उनमें भी ट्रिक्स है, उनमें भी आप कह सकते हो स्पीड इतनी तेज होती है। अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसी टारगेट को हम देखते हुए कि आपका पेपर खराब ना हो, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर पाओ, ये सेशन हमने स्टार्ट करा है आप सभी लोग के लिए। जो बच्चे हमारे यहाँ के पुराने हैं, मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगा आपको वीडियो। जो बच्चे और बाहर के भी हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने जो मैं भी लाऊंगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो बेटा हम लोग जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं मैं, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आप जानते हो एक बात, एनडीए में जब आप बैठते हो तो 2.5 घंटे में आपको कोई अलग से पेपर नहीं दिया जाता है। आपको उसी पेपर में रफ वर्क पीछे 2 पेज मिलता है करने के लिए, और बीच बीच में आप क्वेश्चंस के बीच में करते रहते हो। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत लेंथी मेथड लेकर नहीं चलना है। आपको थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऑप्शन किस तरीके से हम सोचे, पहले एक्यूरेट आंसर हमारा कैसे लग पाए, कितनी ज्यादा हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर पाए, कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा के पेपर्स को और आसान बना पाए। अगर इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें 2-2 मिनट 2.5 मिनट के क्वेश्चंस लेंगे आपके, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा तरीके, उससे आप 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 सेकंड में आंसर निकालोगे। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि कहीं भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है। इफ fx equals to x plus mod x upon x, then what is the value of limit x tends to 0 fx। तो जब x tends to जो भी होता है, कोई भी क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ते थे पहले की, जैसे लिखा है लिमिट x tends to 2, मान लिया यहाँ लिखा x square plus 3 upon 5, तो डायरेक्ट हम लिमिट रख देते थे, हमारा आंसर मिल जाता था। कभी कभी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0.0 फॉर्म बन जाता था, तो अलग अलग तरीके से एल हॉस्पिटल्स वगैरह यूज करते हैं। वो कब करते हैं बेटा, जब वो सिंगल कोई फंक्शन रहता है, कोई कंडीशनल फंक्शन नहीं होता है तब। अगर यहाँ पे हम देखें या किसी में भी देखें जहां लिमिट x टेंड्स टू लगा होता है, एग्जैक्ट 2 तो होता नहीं है, बट हम 2 इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं फर्क पड़ता है। एग्जैक्ट लिमिट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आपका होता है कि जब आप LHL और RHL निकालो और ये दोनों बराबर जो वैल्यू देंगे, वही आपका लिमिट का आंसर होता है। अगर LHL और RHL की वैल्यू बराबर नहीं होती है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये ध्यान बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि यहाँ बच्चा गड़बड़ बहुत जल्दी करेगा। डायरेक्ट देखो x टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ 0 प्लस 0 कहेगा, अच्छा मॉड में 0 0 हो जाएगा, 0.0। अब 0.0 बन गया, एल हॉस्पिटल सोचेगा अलग अलग तरीके से, तो गड़बड़ कर देगा। ध्यान देना, LHL निकालना और RHL निकालना है आपको। आप सबको पता है LHL जो भी पॉइंट दिया, जैसे x टेंड्स टू 0, तो LHL हमेशा 0 से छोटा होगा और RHL होगा उस पॉइंट के राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड जाएंगे, तो राइट हैंड उस पॉइंट के अगर हम आगे जाते हैं तो बढ़ता है। तो RHL में जो भी पॉइंट होगा उससे बड़ा थोड़ा वैल्यू लेते हैं और LHL में उससे छोटा लेते हैं। अब यहाँ लिखा है mod x, ध्यान दीजिएगा, बिना सॉल्व किए आप आंसर टिक कर सकते हो। अगर हम LHL की बात यहाँ करेंगे तो LHL में 0 से छोटा लोगे आप, और जैसे ही mod x 0 से छोटा होता है माइनस x हो जाता है, ये आपको पता है। तो x माइनस x अपॉन x होगा, x माइनस x कैंसिल हो जाएगा आपका,
कैंसिल होगा तो 0 अपॉन समथिंग लिमिट अप्लाई कर दोगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा, LHL आपका 0 आ गया। अगर हम RHL की बात कर लेते हैं, RHL में क्या होगा, 0 से ज्यादा, जब भी mod x में x ग्रेटर देन 0 होता है तो प्लस x हो जाता है, तो x प्लस x अपॉन x करोगे 2x अपॉन x आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी RHL आपका 2। आपने देखा ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इट मींस यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कितने आसानी से आपने पिक कर दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो अलग अलग तरीके से बच्चे करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपका अगेन लिमिट पे है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 वेयर दिस, ये है आपका बताना है 1 2 0 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर वैसे ही हमें सोचना है, क्योंकि यहाँ कंडीशनल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हो कि यहाँ x टेंड्स टू 1 है, इट मींस आपको क्या करना है, 1 से एक बार ज्यादा रखना होगा RHL के लिए। अगर हम RHL की बात करेंगे तो 1 से ज्यादा, और अगर हम LHL की बात करेंगे तो 1 से कम हमें लेना होगा, ये आप जानते हो। तो देख लेते हैं इसमें, अगर x टेंड्स टू 1 है, 1 से ज्यादा यहाँ रखो, x पे अगर 1 से ज्यादा रखोगे तो आपको पता है 1 से ज्यादा कुछ भी रखोगे और माइनस करोगे तो ये पक्की बात है 1 से ज्यादा वैल्यू है, -1 करोगे तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब 0 पॉइंट समथिंग होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। RHL आपका 0 आ गया। अब हम बात करेंगे LHL की। LHL में क्या होगा कि जब 1 की वैल्यू यहाँ x की जगह 1 से थोड़ा छोटा लोगे, इस x को 1 से थोड़ा छोटा लोगे, तो जब x को 1 से थोड़ा छोटा लोगे और फिर -1 हो जाएगा तो पक्की बात ये वैल्यू माइनस में आएगी, -0 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, और उसकी वैल्यू जानते हो कि 0 से उधर अगर छोटा कुछ भी है तो कहां जाके रुकेगा, -1 पे रुकेगा, तो आपका LHL क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगेन दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। आपने देखा कितने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और फटाफट आंसर दे रहे हैं, और ऐसे ही आप पेपर उठा के देख लीजिए, एनडीए के क्वेश्चंस होते हैं, बट आप क्या करते हो, LHL RHL निकाल के वो H प्लस वाला H माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लंबा जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आप पढ़ते समय ही आधे गेस करते हो, ऑप्शंस भी आपके सामने होते हैं, सॉल्व करोगे, आपका आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और थोड़ी सी बात आपको जाननी थी लिमिट्स की, बस, और ये भी लिमिट पे ही है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x sin 1 अपॉन x इक्वल्स टू a गिवन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ इसको ले आए, x को नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन x हमने बताया भी है, आप भी जानते हो, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, sin 1 अपॉन x होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सीधे सीधे a की वैल्यू 1 हो गई। अब आप ऑप्शन में आएंगे, एक a की वैल्यू यहाँ है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं आपके। अब अगर दूसरी बात करें, इसकी b की वैल्यू पूछा है, x टेंड्स टू 0 दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पे x sin 1 अपॉन x, फिर वही सेम चीज है, तो अब ये बात तो पक्की होगी कि सेम वैल्यू है यहाँ पे जो फंक्शन है, लेकिन यहाँ लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ लिमिट 0 है, तो जब लिमिट 0 हो जाता है, इनफाइनाइट की जगह नीचे लाओगे 1 अपॉन x, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है, आप लोगों को पता भी है, मैंने आपको बताया भी था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x आपकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है। जैसे ही आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो, 0 को इनफाइनाइट करना चाहते हो, तो 0 अपॉन 1 था भी, आपने 1 अपॉन 0 किया तभी तो इनफाइनाइट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ भी आप फंक्शन को पलट देते हो, sin 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x यहाँ भी, तब भी ये वही आंसर देता है। बट अगर मान लीजिए आप फंक्शन को ना पलटो, इनफाइनाइट रहने दो, यहाँ x अपॉन x तब 0 हो जाएगा, या यहाँ लिमिट ना आप बदलो, लिमिट वही रहने दो x टेंड्स टू 0, लेकिन इसको अगर आप पलट दो, sin 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x कर दो, तब भी आंसर 0 हो जाएगा, वही आपका b वाला लिखा है, तो a का आंसर 1 हो गया, b का आंसर 0 हो गया। समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन था ये तो, बहुत ज्यादा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाँ, ऐसे सवाल भी आपके एनडीए में कई बार आए हुए हैं और यूपीएससी का ट्रेंड है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में डाल देते हैं। तो हम देखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x से कंटीन्यूअस पूछा x बराबर 0 पर। इसका मतलब आपका x बराबर 0 पर RHL, LHL और F0 तीनों इक्वल होना चाहिए तभी कंटीन्यूअस होगा। तो अगर हम RHL की बात करेंगे इस वाले फंक्शन में, तो
RHL में 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। और जब मॉड x 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू प्लस x देगा, x अपॉन x 1 हो गया। RHL यहाँ पे आपका क्या आएगा, इस केस में 1 आएगा। और जब हम LHL की बात करेंगे तो 0 से छोटा लेना पड़ेगा हमें, 0 से छोटा जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस में, यानी ये वैल्यू -x देगा, -x अपॉन x -1 हो जाएगा। ये आपने देखा RHL और LHL बराबर ही नहीं है तो फंक्शन कंटीन्यूअस कैसे होगा, तो असर्शन तो गलत हो गया। तो जब पहले देखिए ऑप्शन, अब हमें दूसरा देखना ही नहीं है। आप देखो पहले में क्या था, पहला और दूसरा दोनों सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन जो होता है कहता है ये सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन होता है कहता है ये सही है बट ये गलत है। जो अगला ऑप्शन होता है कहता है ये सही है और ये गलत है। तो आपने देखा एक ऐसा ही तो ऑप्शन होगा जिसमें एक गलत होगा एक सही होगा, तो पहला गलत हो गया तो इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरा भी अब गलत हो सकता है। तो आप बंद करके आप ऑप्शन टिक कर सकते हो कि ऐसा ऑप्शन जिसमें रीजन सही है और ये गलत है तो आपका हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो मॉड x अपॉन x आर नॉट इक्वल एट x बराबर 0, क्या नहीं इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, LHL और RHL कह रहा है बराबर नहीं है, हमने निकाला भी बराबर नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला सही है। आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जो आपका असर्शन है वो इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन इन एन इंटरवल 0 to 7। आपको पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किसी इंटीजर पर भी कंटीन्यूअस नहीं होता, ये सबको पता है, मैंने बता भी रखा है, इनको नहीं पता वो ध्यान रखें। इंटीजर्स पे वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, बाकी इंटीजर्स को छोड़कर सब पे कंटीन्यूअस होता है, ये आपको पता है। अब इंटरवल क्या दिया है इन्होंने, 0 से 7। इन इंटरवल पे कह रहे हैं कितने पॉइंट ऐसे होंगे जहां ये कंटीन्यूअस नहीं है, तो पक्की बात है इंटीजर्स पे होंगे डिसकंटीन्यूअस। तो इंटीजर्स कौन कौन सा इसमें, भाई देखो 0 और 7 को इंक्लूड नहीं करना है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट करना है 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इन पे ये डिसकंटीन्यूअस है, बाकी जितने भी फ्रैक्शन होंगे सब पे क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि जो आगे फंक्शन लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके बाद तो दोनों फंक्शन अगर ये हमेशा कंटीन्यूअस होगा हर जगह, और ये किस पे कंटीन्यूअस नहीं होगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो जहां ये कंटीन्यूअस है और ये हर जगह कंटीन्यूअस है, इट मींस ये दो को छोड़कर 0 और 7 को छोड़कर सब पे डिसकंटीन्यूअस होगा जो इंटीजर्स होंगे। तो कितनी वैल्यू होगी, 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत टफ नहीं है, आपको वो लंबा मेथड नहीं लगाना है, मैंने आपको बता रखा है, बहुत इजीली आप कर ले जाओगे। इन्होंने कहा है fx इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे रखा है और कंटीन्यूअस है 0 से पाई इंटरवल पे, 0 से पाई की कोई भी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, कह रहे हैं कंटीन्यूअस है, क्लोज इंटरवल लगा रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये वैल्यूज दे रखी है। अब देखिए आपको a और b की वैल्यू पता करनी है, मैंने पहले बता रखा है कि आपको वो पॉइंट लेने हैं जहां पे तीनों के लिए आपको फंक्शंस मिल जाए, पॉइंट के लिए मिल जाए, RHL के लिए मिल जाए और LHL के लिए मिल जाए, ये मैं बता रखा हूं आपको, ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। अब देखिए 0 के लिए है नहीं, और लास्ट वाले की छोड़ दो, हम π/4 और π/2 के लिए तीनों बात देख लेते हैं। जहां ग्रेटर देन होता है वो RHL, जहां लेस देन होता है वो LHL होता है। अब यहां x लेस देन भी है, इक्वल्स टू भी है, किसके, π/4 के। तो अगर हम π/4 की बात करेंगे अगर, तो ये जो फंक्शन है ये f π/4 भी होगा और लेस देन है ना तो LHL भी होगा आपका। अब यहाँ पे सीधे π/4 आपको रख देना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, क्या आएगा, यहाँ π/4 रखोगे, π/4 प्लस a² √2 और sin π/4 की वैल्यू 1/√2, ये कैंसिल हो गया। आपने देखा LHL और RHL आया π/4 प्लस a²। नीचे जब आओगे यहां लिखा है x किसके इक्वल है, बराबर भी है और ग्रेटर देन भी है, π/4 लेस देन भी है, x ग्रेटर देन है ना बेटा यहाँ पे, तो ग्रेटर देन है तो आपका RHL हो जाएगा, RHL होगा और डायरेक्ट आपको π/4 इसमें रख देना है, रखोगे cot π/4 और x की जगह π/4 cot की जगह रखोगे तो cot π/4 की वैल्यू 1 प्लस b,
दोनों इक्वल करा दोगे, इक्वल जैसे ही कराओगे पाई बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बराबर पाई बाई 4 प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी आया यहाँ से, ठीक है। अब हम पाई बाई 2 पे भी देख लेते हैं। पाई बाई 2 दो कंडीशन है, x बराबर भी है और लेस देन भी है, यानी कि पाई बाई 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो f पाई बाई 2 भी होगा, साथ में यहाँ x लेस देन है तो आपका LHL भी होगा। वैल्यू रख दो आप पाई बाई 2 इसमें फटाफट, जब कॉट 90 यहाँ रखोगे तो कॉट 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी, यानी ये बी दिया, आंसर क्या दिया, बी दिया। और यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन है पाई बाई 2 से, जब ग्रेटर देन होगा तो ये वैल्यू क्या देगा, RHL देगा इसी पे। तो RHL क्या है आपका, उठा के आप करो, sin 180 हो जाएगा, sin 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 इंटू बी 0 माइनस a इंटू यहाँ cos 180 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। और ये कंटिन्यूअस है, कह रहा है इस पे कंटिन्यूअस है तो सब बराबर होंगे, यानी a बराबर b, यहाँ से a बराबर b आया और यहाँ से a स्क्वायर बराबर b आया। आप उठा के यहाँ b की जगह a लिख दो, तो a स्क्वायर बराबर a, इधर लेकर आओगे a स्क्वायर माइनस a बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 आई और a की वैल्यू 1 आई, तो जो a की आएगी वही b की आएगी, तो a बराबर 0, तो एक तो 0,0 हुआ, एक 1,1, दो ऑप्शन आए, तो क्या कौन सा ऑप्शन मैच करना है, 0,0 है, 1, कहीं नहीं है 1, तो वो मैच नहीं करेगा, 0,0 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये फंक्शन दिया हुआ है, पूछा है कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, या कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों किस पे, x बराबर 0 की बात करिए इन्होंने। तो जो फंक्शन दिया है ना, कभी कभी हम देखकर डर जाते हैं, थोड़ा सा उसको सिंपल करने की जरूरत है। आप लिख दो fx इक्वल्स टू रूट x स्क्वायर है, तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में mod x भी लिख सकते हैं, जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 है जब x बराबर 0 है। अब कह रहा है fx कंटीन्यूअस है x बराबर 0 पर और डिफरेंशिएबल नहीं है। आप देखिए कंटीन्यूअस है कि नहीं है, पहले इसकी बात हम करते हैं। आप अगर अलग करोगे RHL निकालोगे तो RHL के केस में क्या करोगे, आप x पॉजिटिव लोगे तो x अपॉन x 1 आ जाएगा, RHL 1 आ गया। अगर x लेस, क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आप ले सकते हो। अगर हम LHL लेंगे तो x को लेस देन करना पड़ेगा, x लेस देन 0 करेंगे तो -x हो जाएगा, ये -1, RHL एक बराबर ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस नहीं है। LHL RHL के बराबर है तो आगे भी बराबर नहीं दिख रहा, तो सीधा सीधा fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो कुछ बड़े बड़े सवाल होते हैं, हमें इस तरीके से सोचना है, फटाफट आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल एनडीए ने टारगेट कर रखा है, आपके एग्जाम में खूब आते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको हम बदल देंगे फंक्शन को, फिर उसी तरीके से fx इक्वल्स टू हम बनाते हैं जरा, mod x है, और mod x का मतलब एक बार पॉजिटिव x एक बार नेगेटिव x ले सकते हो। यहाँ x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 अगर आप ले लेते हो, x ग्रेटर देन 0 अगर आप ले लेते हो तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस x होगा, ये x क्यूब हो जाएगा, क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x आया आपका। दूसरा, अगर आप x ग्रेटर देन 0 है तो x आया है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप x लेस देन 0 कर दो, डज नॉट इक्वल्स टू लेस देन भी कर सकते हो, लेस देन करोगे तो -x आएगा, माइनस आगे लिया, x से x कैंसिल, 3 से 3 तो -x आ गया। और आगे एक बात और नहीं रखा है, जब x बराबर 0 है तब ये 0, इसका मतलब ये तो है f0 तो 0 बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर एक दूसरे अलग तरीके से सोचो तो मैंने आपको बताया था, ये एक मॉड फंक्शन जैसा दिख रहा है कि भाई ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव x, लेस देन है तो नेगेटिव 0 पे 0 मिलेगा। तो अब मॉडुलस फंक्शन पे आ जाओ, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, जो fx इक्वल्स टू mod x होता है हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होता है। तो सीधी सी बात है, fx ये जो दिया था वो x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस होगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करते थे वहां पे, तो x बराबर 0 को छोड़कर हर जगह वो डिफरेंशिएबल भी होता था। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपका, कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बट नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी x? गलत हो गया, डिफरेंशिएबल भी है बट x बराबर 0 पर नहीं है। कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर नहीं हो सकता है, कंटीन्यूअस फॉर ऑल x एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल्स, जहां x बराबर 0 नहीं है वहां हर जगह वो डिफरेंशिएबल भी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम ब्रेक कर देंगे तो हमें आसान मिल जाते हैं और फटाफट हम करके निकल जाएंगे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपका, 9th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है और फिर अगेन एक कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे आपका क्वेश्चन है।
x डज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी 1 से बड़ा और 1 से छोटा दोनों हो सकता है। तो अगर हम LHL की बात करेंगे इसके केस में तो 1 से छोटा यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 से छोटा रखोगे, 1 से छोटा आपने रखा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है और इसमें लिमिट लगा है क्या x टेंड्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे आप और जब आप RHL को देखोगे तो RHL के केस में क्या है ध्यान दीजिएगा जरा, 1 से थोड़ी ज्यादा रखोगे, यहाँ पे 1 से ज्यादा रखोगे तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन समथिंग 0, आपका RHL 0 हो गया। ये 0 हो गया RHL। LHL आपका 0 नहीं दिख रहा है, आप खुद देख रहे हो कि आपका 0 नहीं आने वाला है, सॉल्व करो है तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। ऐसे ही जब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो फंक्शन की तो उस केस में आपको LHD और RHD निकालना होगा और उस केस में भी यही तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी ना, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो एक बार पे 0 हो जाएगा, दूसरे वाले पे 0 नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ना ही कंटीन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है x बराबर 1। तो बेटा हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फिर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। fx इक्वल्स टू mod x इनटू sin x। आप जानते हो ये दो अलग-अलग फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। अब देख लो दोनों को अलग-अलग करके। ये फंक्शन mod x डिफरेंशियल अभी बताया था जस्ट वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा और sin x का जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। मतलब दो फंक्शन यहाँ पे है, एक डिफरेंशिएबल नहीं है और एक दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। बोल रहा है ना कि इज डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल हो सकता है और हम नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए हमें चेक करना पड़ेगा अभी, इफ fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx जो है किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है एंड gx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, जो दूसरा फंक्शन मान लीजिए वो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, देन fx into gx कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल, बिल्कुल हो सकता है, वही तो मैं बता रहा था। तो ये सही है। अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। तो आ जाते हैं हम फटाफट देख लेते हैं जरा। तो हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताई थी कि LHD और RHD निकालते हैं, ये तो बताया था। LHD और RHD अगर बराबर आ जाता है तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक मेथड था फॉर्मूले वाला, वो भूल जाइए आप। हम क्या करते हैं कि जब हम अगर फंक्शन पता कर लेते हैं, x बराबर 0 की बात कर रहा है ना, तो LHD में x लेस देन 0 होगा, जब लेस देन 0 तो ये माइनस x हो जाएगा। तो fx क्या है माइनस x sin x, किसके लिए LHD के लिए। अब डिफरेंशिएबल है तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। आपने f x किया तो माइनस x बाहर हो जाएगा, x sin x का cos x प्लस आप यहाँ पे x रोका sin x का cos x हो गया, फिर sin x को रोकोगे आप x का 1 हो जाएगा। अब किस पॉइंट पे कह रहा है 0 पे, तो यहाँ 0 रख दो, f डैश 0 निकाल दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। cos 0 यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, sin 0 0 तो ये क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही RHD, जब आप RHD निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो यानी पॉजिटिव x होगा, आपका फंक्शन आएगा fx इक्वल्स टू x sin x आएगा। आप फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो वही चीज लौट के आनी है, बस माइनस पार नहीं रहेगा, बाकी आंसर तो 0 आना है। f डैश 0 करोगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करोगे तो LHD RHD आपका दोनों बराबर आ गया तो यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इसकी वजह से है क्योंकि ये जो बोल रहा था वही चीज वहां फॉलो भी हो गई। इसका मतलब इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन दिया हुआ है जो fx है आपका, fx जो इक्वल है वो इस तरीके से है। 11th नंबर क्वेश्चन आपका fx एक दिया है x into mod x, उसके लिए कंडीशन ये दे रखी है इन्होंने, और दूसरा दिया है जब 2 और 3 के बीच की इंटरवल है x की तो ये फंक्शन आपका होगा करेक्ट डिफरेंशिएबल है x बराबर 2, नॉट डिफरेंस। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको LHD और RHD निकालना पड़ता है ना। LHD और RHD अगर बराबर है तो डिफरेंशिएबल है, x लेस देन है तो ये फंक्शन किसके लिए होगा भाई, किसके लिए होगा, जब x लेस देन 2 है तो ये जो फंक्शन है आपका ये किसके लिए होगा, LHD के लिए होगा। ग्रेटर देन होगा तो RHD के लिए होगा। तो इस फंक्शन पे आप क्या रखोगे, 2 पे कहा, इस फंक्शन
उनका डिफरेंशियल कर दो। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ देखिए 0 भी है 0 से बड़ी भी है, जब 0 से बड़ी आप लोगे तो पॉजिटिव x रखोगे तो आपका fx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। f डैश x निकालो आप 2x हो जाएगा, और किस पे 2 पे, तो f डैश 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। निकाल लिया आपने फोर। RH भी देख लीजिए, जहाँ x ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे आप रखोगे fx आपका क्या आने वाला है, x स्क्वायर माइनस x, इसका आप कर दो डिफरेंशिएशन 2x फिर माइनस 1, फिर किस पे 2 पे, तो f डैश 2 2 जा 4 माइनस 1 तो 3 आया। एक जगह 4 आ रहा है और एक जगह 3 आ रहा है। तो आपने देखा कि LHD 4 आया, RHD 3 आया, दोनों इक्वल नहीं है इनका। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक ऑप्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट मिल गया ना। अब एक है कॉन्टिन्यूअस भी कह रहा है, लेकिन हम क्यों चेक करेंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। जो एक ऑप्शन मिल जाता है तो पक्की बात है दो ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, तो हमें यहाँ कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन टिक करेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू t। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x माइनस x अपॉन 1 प्लस x की पावर 3/2। इसको करने के लिए बच्चा जल्दबाजी में एग्जाम में जानते ही हो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको x मान लेगा। tan इनवर्स जहां आपने x माना वहां क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और फिर आप जल्दी कर नहीं पाओगे, आंसर टिक नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसको जो दिया हो फंक्शन जब कभी बड़ा तो उसको एक बार कोशिश किया करो कि थोड़ा वो आसान हो जाए। रूट x माइनस x अपॉन, इसको आप लिख सकते हो नीचे वाले को रूट x इंटू x। क्लियर है? देखिए tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, फॉर्मूला लग गया आपका किसका, tan इनवर्स रूट x माइनस tan इनवर्स x का। सिंपल फॉर्मूला लगा, अलग अलग आप dy बाई dx निकालोगे, बोला है dy बाई dx बताइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा, तो x हो जाएगा इंटू रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसका लगाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। सिंपली आप किस पे पूछा है 1 पे, तो 1 रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा ये आपका, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, 1/4 माइनस 1/2, 4 आपका एलसीएम है तो यहाँ पे 1 माइनस 2 तो माइनस 1/4 आपका आपके सामने डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और जल्दी आ सकते। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे अगर देखो तो देखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को बताया है कि जब भी ऐसा दिखे x1 माइनस x 1 प्लस x कहीं भी दिखे तो x को आप cos 2 थीटा दिमाग में मान लो। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप cos 2 थीटा लोगे 1 माइनस cos 2 थीटा होगा जो होता है आपका sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस cos थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 2 कट गया, sin अपॉन cos tan स्क्वायर थीटा, रूट लगा है तो tan थीटा हो गया। tan थीटा है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, तो cot से cot कट गया, यहाँ क्या है 90 माइनस थीटा। आगे देखिए क्या है sin स्क्वायर, अंदर है 90 माइनस थीटा। अब आप जानते हो sin 90 माइनस थीटा, ये होल स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ होल स्क्वायर कर सकते हो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को अगेन आप क्या लिख सकते हो 1, अगर आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला cos 2a वाला, cos 2a इक्वल्स टू 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से आप cos स्क्वायर a निकालोगे तो cos स्क्वायर a क्या आएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, तो cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये इसका भी इसी का डिफरेंशिएट करना। अब cos थीटा आपने x माना था, ये हो गया 1 प्लस x अपॉन 2। अब आप अलग अलग कर सकते हो 1/2 प्लस x/2। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है 0 और इसका 1/2 हो गया और 1/2 आपका आंसर मिल गया। कितना जल्दी आप आसानी से करके निकल गए, वरना बड़ा सा फॉर्मूला लगाते और आप आगे बढ़ते रहते, बहुत समस्या होती। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बहुत इजीली कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, लेकिन जो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस था बस यही था कि आपको डरा देगा, ये बच्चा इतना बड़ा सवाल देखकर डर जाएगा। देखिए लॉग
अगर इनटू हो अगले में वो फंक्शन में चला जाए और जो फंक्शन में है वो बेस में चला जाए और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल ही क्या है, नीचे है मतलब, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरा 1 और ये आपका बचा tan इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर। अब आपको इसको x मन में मान के इसका नॉर्मल आप मुझे पता है आप लोग डिफरेंशिएशन कर ले जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व कर देंगे। बस मेन चीज यही यहाँ पे बताना था। तो 14 वाले का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना, नहीं आया तो पूछना। 1/2 आया, सिंपल सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा 1/2। बस यही चीज यहाँ पे बताने वाली थी। आगे बढ़िए 15 वाले में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है इसलिए यहाँ पे मैंने दे दिया 15 क्वेश्चन आपका, बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डेरिवेटिव ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड में x माइनस 3, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है ऐसे, x माइनस 1 प्लस मॉड में x माइनस 3 लिखा है और पूछा x इक्वल्स टू 2 पे डेरिवेटिव बताइए। तो जब x इक्वल्स टू 2 पे पूछा है तो यहाँ मॉड में पहले 2 रख के देखो, जो पॉजिटिव दे देगा उसके आगे प्लस ले लेंगे, जो नेगेटिव देगा उसके आगे नेगेटिव। अगर आप यहाँ 2 रखोगे 2 माइनस 1 आएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब x माइनस 1 हो गया, आगे पॉजिटिव ले लिया। यहाँ अगर आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1, यानी आगे इसके आगे माइनस लेना पड़ेगा आपको, और आप जब सॉल्व करोगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या है 2, और इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आपका आंसर क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को अलग मेथड से करेंगे, शॉर्टकट लिखाया हुआ है मैंने, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि log x की जगह sin x cos x कुछ भी वो कर सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा y इक्वल्स टू fx प्लस फिर रूट में fx फिर प्लस ऐसे रूट में fx, अगर कहां तक जाता है इन्फिनिटी तक चला जाए ये आपका, तो डायरेक्ट आंसर होता है आपका dy बाई dx f डैश x अपॉन 2y, यही कर देते हैं, यही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ज्यादा रिपीट हो रहा है, fx यही तो है, तो इसका डायरेक्ट dy बाई dx क्या होगा, इसका f डैश x कर दोगे, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा आपका, और नीचे 2y माइनस y 1 लिखना है, आप मिलाओगे आंसर तो कौन सा हो जाएगा 1 अपॉन x 2y माइनस 1, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे, ये भी बहुत आसान है, इसमें जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना है वही मैं बता दे रहा हूँ, है तो देखने में बहुत आसान, आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर 1/4 log x, लेकिन करते कैसे हैं, दूसरे बच्चे जो है वो देख रहे होंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं e की पावर 3 जो लिखा है 3 को ऊपर भेज दो बेटा, तो ये हो जाएगा e की पावर log x क्यूब हो जाएगा, और इसको नीचे ले आओ जरा 1 प्लस x की पावर 4 लिख सकते हो, और ये आपका इंटीग्रेशन। जब e की पावर log होता है और बेस अगर e ही है तो ये गायब हो जाएगा, अगर a की पावर होता बेस होता तो वो भी गायब हो जाता, तो ये होगा x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। अब आप देख रहे हो कि नीचे को t मान लोगे ऊपर का निकल जाएगा, x की 1 प्लस पूरा एक साथ x की पावर 4 को t मान लोगे, 4x क्यूब dx बराबर dt आ जाएगा, x क्यूब dx बराबर 1/4 dt हो गया, ये हो गया 1/4 dt, क्या करोगे 1/4 बाहर हो जाएगा, और ये dt हो गया नीचे t, 1/t log t होता है आपका, log t क्या है, t आपने मान रखा था 1 प्लस x की पावर 4 प्लस c, यही आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन सीधे सीधे आपको मिल गया, बेसिक सा था, लेकिन ये बात यहाँ पे जान लीजिए कि हमें इस तरीके से जो आगे वैल्यू में ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद एक पेंसिल हो जाएगा, फिर लेट करके सॉल्व कर देंगे, इसलिए ये क्वेश्चन को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, अगर इसको देखा जाए लेंथी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बच्चा करेगा, आई लिख करके आई मानेगा फिर रूल लगाएगा। ध्यान रखिए जब भी कभी ऐसे फंक्शन आपको दिख जाए कि इनको जोड़ो, ध्यान दीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर जोड़ो और फंक्शन के अगर आगे माइनस करो तो उसका दूसरा वाला फंक्शन जो आए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दिख जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे x के आगे हम करते हैं 10 माइनस x, तो यहाँ x हो जाएगा जो नीचे x दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं 10 तो 10 माइनस x लिखेंगे, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं कि माइनस करने पे दूसरा आ जा रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपकी 2 है अपॉन 2।
फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6/2, डायरेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, आप बच जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने क्लास में बताए हुए हैं, उन्हीं का डायरेक्ट यूज है, आप कर ले जाओगे। 19 क्वेश्चन पे आएंगे बेटा फटाफट। 19 क्वेश्चन अगेन तो सबके लिए सिंपल, नो डाउट, लेकिन बात यह है कि कितना जल्दी करते हो एक्यूरेसी के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको आप अलग कर लो, एक है -1 से 1 x माइनस फिर -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको पता है -a से a है, ये ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, आपको डायरेक्ट जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो नीचे वाले लिमिट, ये माइनस है, नीचे वाले लिमिट से लिखना शुरू कर दो, ऊपर के एक जस्ट पहले, जैसे -1 है, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, तो 1 ऊपर आ गया ना, तो 1 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 2 होता तब 1 लिखते, तो और इनको सबको जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो -1 प्लस 0, अब प्लस यहाँ 1 नहीं कर सकते, अगर यहाँ 2 होता तो +1 लिखते। आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? ये शॉर्टकट्स माध्यम है कि एग्जाम में आप कितना जल्दी करते हो। आगे बढ़ते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 वाला। यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा होती है, मॉडुलस कैसे हटाए, तो मॉडुलस वगैरह के लिए मैंने बता रखा है आप लोगों को, 0 से π/2 मॉड कैसे चेंज हो, प्लस कब होगा माइनस कब होगा, तो आप जानते हो साइन माइनस कॉस है, क्या है, साइन माइनस कॉस x है। अब कौन बड़ा कौन छोटा, 0 से 90 है भाई, हो सकता है ये बड़ा ये छोटा तो पॉजिटिव देगा, अगर ये छोटा ये बड़ा तो नेगेटिव देगा। तो बड़ा छोटा 0 से π/2 में साइन और कॉस में होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता है। 0 से लेकर अगर x π/4 है उस समय कॉस ग्रेटर देन होता है, साइन छोटा होता है। और अगर π/4 से हम कहां जाते हैं, 90 तक जाते हैं, π/2 तक की बात करते हैं, तो उस समय साइन बड़ा हो जाता है और कॉस छोटा होता है। ये तो होता है, सिंपल सा रूल लगाना है, आपको फटाफट आंसर मिलेगा। तो इसको मैं ब्रेक करना था किसमें, 0 से π/4 में, और जब 0 से π/4 की बात करेंगे तो साइन छोटा होगा बेटा और कॉस बड़ा होगा। साइन छोटा कॉस बड़ा, तो आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करोगे ना तो आगे माइनस लग जाएगा, माइनस लगेगा तो माइनस और प्लस, नहीं cos x माइनस sin x हो गया, क्या हो गया, cos x माइनस sin x, और आपका क्या हट गया, मॉड हट गया, dx कर दिया आपने, प्लस अब जब आप जाओगे कहां से, π/4 से π/2 पर जाओगे, ध्यान से सुनिए, π/4 से π/2, तो π/4 से π/2 साइन बड़ा होता है, तो जब साइन बड़ा होगा छोटा माइनस कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो sin x माइनस cos x हो जाएगा और एक ब्रैकेट हट जाएगा। अब सिंपल है, आप आगे जो नॉर्मल फार्मूला यूज करते हो इंटीग्रेशन का वो लगा के आप लिमिट अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे जानना बहुत जरूरी था कि कैसे हम मॉडुलस को हटाएं और किसमें ब्रेक करें, पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, और बेसिकली कहते तो ये एमबीए का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ 21 देखिएगा, अगेन बहुत आसान है, सभी बच्चे आप जानते हो, लेकिन इसको करने का तरीका आपका ही बहुत मैटर करेगा एग्जाम में कि कितना जल्दी आप कर पाओगे। देखिए -a से a, आपको पता है -a से a फंक्शन कैसा है, और आंसर हो गया 0 माइनस। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट शॉर्टकट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है, -2 ऐड करते हुए प्लस -1 फिर प्लस 0 फिर प्लस क्या होगा 1। अब मैंने कहा था जो हाईएस्ट होता है वहां तक नहीं जाएंगे तो रोक देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये 0 था, -2 आपका डायरेक्ट 2 आंसर हो गया। देखिए सी ऑप्शन का होगा, तो कितने आसान तरीके से आपने कर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आपके तरीके बहुत अलग होंगे सॉल्व करने के। सबसे शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं, जब कभी आपको मॉड x दिखे और ऊपर जो लिमिट लगा है पाई तो हो गई होगा, अगर 0 से है पाई में, ये जो नंबर यहाँ लिखा है अगर ये नंबर 2 के मल्टीपल में है, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, समझ रहे हैं, तो जब उसके मल्टीपल में वो नंबर होगा तो जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसका हम जस्ट डबल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 लिखा है, आपका आंसर 8 हो, सीधा सीधा आप आंसर करोगे, टिक, आपका 8 हो गया। सॉल्व करने का तरीका देखें तो कैसे करोगे, 4 पहले आगे ले लेते हो, आप कर सकते हो, आपको पता है पीरियोडिक फंक्शन है, पाई होगा यहाँ पे, या आप 2 into 2 के रेस्पेक्ट से करके लाओगे, 0 से 2a की प्रॉपर्टी यूज करोगे, सबको प्रॉपर्टी पता होगी,
यहाँ मॉड cos x है, dx है। अगेन अभी 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो इसको फर्स्ट में लेकर आओगे तो 0 से 2a फिर लगाओगे आप। जैसे 0 से 2a लगाओगे 2 आगे आ जाएगा, तो 2 2 या 4 2 या 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा cos x dx, मॉडुलस हट जाएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो cos x का sin x हो जाएगा, और यहाँ π/2 से 0 हो जाएगा। अप्लाई करोगे आप 1 - 0, आपका आंसर 8 आ गया। तो सबसे आसान सा तरीका मैंने बताया कि सीधे उसका डबल कर दोगे, अगर वो मल्टीपल में है आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे मूव करेंगे क्वेश्चन। देखिए 23, 24 एंड 25 आपका लिखा हुआ है सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने एनडीए के भी 1-2 क्वेश्चन उठाए थे ताकि आपको एक बेहतर आइडिया लग पाए। fx = xgx और gx की वैल्यू ये दे रखी है, और यहाँ gx लिख दिया है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सावधानी बरतने की यहाँ पे जरूरत है। ये लिखा है 1/x, ठीक, dx है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब यहाँ x की जगह 1/2 करोगे तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब x की जगह 1/3 करोगे तो ऐसे जाके 3 हो जाएगा। तो ये हो गया कहाँ से? 2 से 3। कहाँ से जाएगा? 2 से 3। 2 से 3 जब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, एग्जैक्ट तो होता नहीं है, तो पीछे आ जाएगा। आंसर क्या दे देगा ये भाई? ये आंसर आपका 2 दे देगा। क्या दे देगा? 2। अब 2 बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, x हो जाएगा बेटा, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3। सॉल्व करो जरा, 1/2 - 1/3, 2, यहाँ 6 होगा आपका, 3 - 2। आपने सॉल्व किया, 1/6, 2 × 1/6, 1/3। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 का बी ऑप्शन आपका। 24 देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। fx जो है आपका, वो कह रहा है x × gx है, और पूछ रहा है यहाँ पे 1/3 से 1। fx की जगह xgx रखोगे, x और gx की वैल्यू आपको पता है, ग्रेटेस्ट ऑफ फंक्शन a। अब इस पे तो वैल्यू फर्क नहीं पड़ती है, फर्क इसी पे पड़ेगा कि कंडीशन यहीं पे लगा हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो आपको देखिए यहाँ पे जब 1 रखोगे तो 1/1 आएगा, और जब 1/3 रखोगे तो पलट के 3 हो जाएगा। 1 से 3 जा रहा है, मतलब इस फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत है। कहाँ पे? 1 से 2 और 2 से 3। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। ये 1/3 से, और 2 कब होगा यहाँ पे? जब यहाँ 1/2 में आएगा, तो 1/3 से 1/2 कर लेंगे, और फिर 1/2 से 1 कर लेंगे, आपका बन जाएगा फंक्शन। तो जब 1/3 से 1/2 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? 1/2 रखोगे तो 2, 2 से फिर 3, 2 से 3 जब आया था तो 2 हो जाएगा, 2 आगे आया, और यहाँ x हो गया। ऐसे ही dx प्लस, ऐसे जब इधर करोगे आप 1 से 2, है ना, x है आपका, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 रखोगे 1 आएगा, 1/2 रखोगे तो पलट के 2 हो जाएगा। तो 1 से 2 में आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा डायरेक्ट। अब आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। 2 है, यहाँ देखिएगा जरा, x² डायरेक्ट लिखिए, x²/2, 1/2 से 1/3, यहाँ x²/2, यहाँ 1 से 1/2। अब इसको अप्लाई करना और आपका गारंटीड आंसर आएगा। पहला आंसर हो जाएगा 37/72। बस ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली थी जल्दी से, कि इसको हमें ब्रेक कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कब आसान होगा? जब आपको इस पे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स पता होगा। मैंने लिखवाया था आप लोगों को, जो बच्चे नए हैं वो देख लें इस बात को, कि अगर 0 से 1 है, x की पावर m है, 1 - x की पावर n dx ये है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n प्लस 1। ये डायरेक्ट होता है। एक बात और, इसमें मैंने एक फॉर्मूला और भी लिखवाया था वहां पे, अगर यहाँ भी 1 माइनस हो जाए, 1 - x की पावर m हो जाए, और यहाँ भी 1 - x की पावर n हो जाए, dx हो जाए, तो इसके फॉर्मूले में बस चेंज क्या होता है? 2 की पावर m प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m प्लस। ये मैंने आपको अलग से बता दिया कि ऐसा अगर फॉर्मूला आ गया तो आप डायरेक्ट जानो, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करो आपके लंबा हो जाएगा ये आपका। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मैंने बताया ये होता है आंसर डायरेक्ट।
तो यहाँ m और n चेंज करने पे क्या होगा, यहाँ चेंज होगा, आंसर तो सेम आएगा। तो जितना इधर का आएगा उतने इधर का आएगा, तो जो सेम होगा कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने देखा 2-4 सेकंड में कर लिया। कब, जब आपको ये ट्रिक पता था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये आपके 25 क्वेश्चंस आपने देखे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जो अप्रोच होना चाहिए था क्वेश्चंस का, वो मैं बेसिकली आपके सामने लेकर आया हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत लंबे मेथड नहीं करने होते हैं। आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है घर पे कि आप बहुत बेहतर तरीके से वहां एग्जाम टैकल कर पाओ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तभी हो सकता है जब आप खूब अच्छे से घर पे प्रैक्टिस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन हार्डवर्क आपकी इस वे में होनी चाहिए कि कम टाइम में आप ज्यादा अचीव कर ले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए बड़े बड़े सवाल आप बैठ के कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसमें कोई थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है। आप जब घर पे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि इनको हम कैसे और आसान कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठे तो आप और अच्छे से कर पाए। ठीक है, आपने ये जितना भी देखा क्वेश्चंस फटाफट हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट रटवा रहा हूँ या लिखवाया हूँ। आपको क्लासरूम में पहले कॉन्सेप्ट कराया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो उन पे ट्रिक्स लिखाई गई है। अगर आप इनको अभी फॉलो किए हैं और अगर आपको ये क्वेश्चंस में कहीं भी कोई दिक्कत हुई है देखने में कि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके व्हाट्सएप नंबर अपना दीजिएगा, आपको यहाँ से पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। जल्दी ही अगले 25 सवालों के साथ फिर मिलूंगा मैं, और कोशिश यही करूंगा कि वो 25 सवाल आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। जब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।